अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया भर में बाज जब ओहदों से हलफ लिया जाता है तो इस उनसे एक अकरारनामा करवाया जाता है। लेकिन आज हम एक अहम ओहदे पे बात करेंगे। जब उसका हलफ लिया जाता है तो कहा जाता है कि मैं अल्लाह को भी जवाबदेह हूँ और इस हुकूमत को यानी इस दुनिया को भी अवाम को भी जवाबदेह हूँ। वो एक ओहदा ऐसा है कि वो एक नुक्ते से मुजरम भी बना देता है, फांसी के घाट पे चढ़ा देता है, और अगर वो नुक्ता खत्म कर दे तो महरम भी बना देता है और बचा भी लेता है। वैसे भी दुनिया भर में जजेस को बड़े एहतराम की निगाह से देखा जाता है क्योंकि ओहदा एक ऐसा है। लेकिन इस्लाम में तो इसकी बड़ी ही अहमियत है कि काजी के सामने बड़े बड़े बादशाह भी हाजिर होते हैं और उनकी बात का जवाब देते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं हाई कोर्ट के एडवोकेट सरदार खिजर महमूद साहब। हम बात करेंगे कि आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। बड़ी अदालत के बड़े सरबराह होंगे, नाम भी उनका काजी है और काजी के ओहदे पे होंगे। हम काजी फायज ईसा साहब के बारे में बात करेंगे कि उनके फैसले कैसे रहे हैं और क्या हम सोच सकते हैं कि आने वाले हालात में जो हमारी अदलिया मुतनाज़ा बन गई है उसके ऊपर वह कंट्रोल कर सकेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी 1 डेढ़ मिनट में कि ओहदा कौन, ये काजी का ओहदा कौन सा है? अगर कोई अहमियत बताना चाहते हैं, क्योंकि आपसे भी कोई ओहदा लिया जाता है तो हलफ लिया जाता है, तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कहिएगा। फिर काजी फायज ईसा साहब के बारे में बात करेंगे। जी देखें, तीन बातें जो आपने की हैं उसमें मैं से एक पे पहले बात करता हूँ कि पहली बात यह है कि दुनिया जहान में हर मुल्क उसको बनाने का कोई मकसद होता है, उसको चलाने का एक मकसद होता है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जी और उसके जो वो लाए अमल जो है, रास्ते जो उनका तयन किया जाता है। तो पाकिस्तान के आइन के अंदर जो, अगर आपको याद हो कि जो करारदाद मकासद जो है, जो 85 तक 1948 में जो शामिल की गई थी और 85 में वो उसका लाजमी हिस्सा बना दिया गया था, उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी ओहदेदारान होंगे, नुमाइंदगान हुकूमत होंगे, इख्तियार आला जो है वो खुदा की अमानत होगी, खुदा ही इख्तियार आला का मालिक होगा और इनके पास जो अमानत के तौर पे रहेगी। और ये जो भी अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करेंगे वो अमानत के तौर पे अदा करेंगे। तो ये मुल्क, ये इदारे, ये निज़ाम, ये सारा दुनिया का वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जिसमें वो उनको अमानतन जो है वो दिए जाते हैं। अब अमानत के साथ 70-76 साल से क्या हो रहा है वो हमारे सुनने वाले बेहतर तरीके से अंदाजा लगा भी सकते हैं और उनका तजर्बा भी होगा। जहां तक तल्लक है जजेस की क्वालिफिकेशन का, तो आपको याद होगा कि आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी को काजी मुकर्रर करना था होता था तो उसका एक वाहिद होता था जिसके लिए किसी का हसब नसब तलाश किया जाता था। अच्छा। कि किस हसब नसब से है। बाकियों की ये है कि वो उनकी काबिलियत देखी जाती है, उनकी तालीमी काबिलियत देखी जाती है, उनका ये बाकी। लेकिन ये वाहिद पेशा जो था या वाहिद ओहदा जो था जिसके लिए हसब नसब को भी देखा जाता था। अच्छा। तो आप अगर आपके इस सवाल पे आ जाते हैं काजी फायसा साहब, जो अभी जो है ये 16 या 18 सितंबर को इन्होंने हल्फ उठाना है, नोटिफिकेशन का ये फायद चीफ जस्टिस का 3 माह पहले हो चुका है। जहां तक वकला कम्युनिटी है या वकला बरादरी है या लाख से जो भी रिलेटेड इदारे हैं जिन लोगों का वास्ता पड़ता है, देखें ये कोयटा में पहले दिन ही जज बने, फिर चीफ जस्टिस बन गए थे, जो कि अकेले ही इन्होंने जो है एलिवेशन हुआ था उनका। अच्छा। जो जो लोग इनको जानने वाले, जिन लोगों का इनका वास्ता पड़ा, नाकद ना हो, तो ये बेहतरीन जज इसलिए तस्वर किए जाते हैं कि इनके बड़े बोल्ड जजमेंट जो मौजूद है। और ये उसके बाद अगर मैं 3 बड़ी लैंड मार्क जजमेंट की बात करूं, एक तो याद होगा आपको जब कोयटा में बम धमाका हुआ था तो उसके अंदर कोयटा की जितनी क्रीम थी वो सारी मारी गई थी मुगला बरादरी की। उसकी फैक्ट फाइंडिंग इन्होंने की थी और उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद इन्होंने बहुत सारे इदारों की तरफ निशानदेही की थी और वही निशानदेही इनका इस टाइम तक जो सबसे बड़ा जुर्म भी बना हुआ था। आज से 4 माह 5 माह पहले या साल तक पहले, और उसी में उनको रगड़ा जाता था, उसी पे उनका जो है वो जब जो आई थी इनके खिलाफ रेफरेंस आया था, और रेफरेंस की वजह भी वही थी
इन्होंने कुछ इदारों की निशानदेही की थी, कहा था कि इस बम धमाके के जिम्मेदार वो इदारे हैं। ठीक। सेकंड, आपको याद होगा कि हमारी जो मिलिट्री है जिसमें बहुत सारी आप एक बात मैं नाजरीन के लिए या आपने जो सुनने वाले उनके लिए मैं बताता चलूं कि हमारी 13% जो मुल्क की टोटल जो रकबा जो है उस पे इस टाइम तक हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका कब्जा है। अच्छा। वो उसमें बड़े बड़े पार्क भी हैं, उसमें बड़े बड़े वो क्या नाम है जो इदारे जो तफरी की जगह भी हैं, उसके बाद कल्टीवेशन की भी हैं, फैक्ट्रियां भी हैं, इंडस्ट्री भी है, पूरे पे पहाड़ है, पूरे पे जंगल है। 13% रकबा जो है उस पे इनकी एक जजमेंट आई थी उस पे कि अच्छा। ये जो है ये किस तरह दिया जाता है। तीसरा, आपको याद होगा अभी रिसेंटली एक फैसला आया था, एक केस आया था बच्चों का कि जी बच्चों जिन्होंने हाफिज कुरान है उनको जहां भी अवतान हो तो वो उनको 20 नंबर जो है एक्स्ट्रा दिए जाए मुकाबले के। तो जिन लोगों का कभी वास्ता पड़ा हो तो वह 1.5 नंबर भी मुकाबले के अवतान के लिए बहुत बड़ी अहमियत होती है। तो इन्होंने उस पर फैसला दिया था कि क्या ये जो है वो अगर किसी बच्चे ने तौरात या अंजील या किसी और अपनी मुकद्दस किताब याद की हो तो क्या उसको भी ये मिलेगा। अगर उसको नहीं मिलेगा तो फिर इसने स्वाब की खातर हासिल किया है या बेनिफिट के लिए हासिल किया है दुनियावी। एक बार उसके बाद बड़ा जो पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा मशहूर धरना, फैजाबाद धरना जो है उस पर भी इनका एक फैसला आया था और उन्होंने लबैक के खिलाफ कहा था कि इस तरह की तंजीमें जो है वो मुल्क के अंदर सर्वाइवल नहीं कर सकती हैं। तो इनके बारे में एक बेहतरीन जो जोरिस्ट है, एक सेकुलर माइंड के आदमी है, एक बहादुर आदमी है और ये है कि जो ये वही करेंगे जो आइन और कानून करेंगे। अगर आपको याद हो तो ये चल के वहां से अपने घर से पैदल कोर्ट तक आते हैं तो रास्ते में आते हुए जिस रोड पे चल के आते हैं उस रोड पे भी इनकी कोशिश होती है कि किसी जगह पे कोई ऐसी चीज ना हो जो मुल्क के कानून के खिलाफ हो। तो एक बेहतरीन जज है और हम उम्मीद रखते हैं कि एक बेहतरीन जज की तरह ही हमें चूंकि जरूरत इस चीज की है कि जो भी पाकिस्तान का आइन कानून मौजूद है वो जज जो भी जाए कहा एक मकोला ये है कि जज जो है वो दीवार के पीछे देखने की कोशिश मत करे, जज के सामने जो मौजूद होता है उसी को देख के वो फैसला करे। तो इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जो हदूद कयूद जो जिनका तयन किया जा चुका है, मेरा जाती ख्याल है कि फायदा साहब उन्हीं हदूद और कयूद के अंदर रह के जो भी होगा और ना किसी को मनमानी करने देंगे, ना किसी का जाति गुलाम बन के उसकी चापलूसी करेंगे और ना ही कोई जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम आने देंगे। अच्छा, ये बताएगा कि ये मुतनाज़ा भी हो गए थे, इनके खिलाफ रेफरेंस आया और इन्होंने इस्तीफा दिया, फिर खुद ही अपना केस लड़ा। तो इस बारे में नाजरीन को जरा दोबारा याद दहानी करा दीजिएगा, इस जवान मर्द ने किस तरीके से वो मुकदमा लड़ा और उनको क्या उम्मीद थी कि मैं अपना मुकदमा जीत जाऊंगा। जी वही मैं बता रहा था जो कोयटा में धमाका हुआ था जिसकी इन्होंने जेआईटी की थी, फैक्ट फाइट जेआईटी इन्होंने की थी, इन्होंने कुछ इदारों की निशानदेही की थी। अगर मैं खुल के बता सकूं तो उसमें जब उस टाइम जो है फैज हमीद साहब जिस इदारे की सरबराही कर रहे थे वहां पे उन्होंने कुछ इन्होंने निशानदेही की थी कि ये कार्रवाई अंदर से डाली गई है और ये फैज हमीद साहब ने बाद में इमरान खान साहब मान चुके हैं कि मेरे पास तो रेफरेंस तैयार हुआ आया था, मैंने पेश किया था। तो उन्होंने इनको मुतनाज़ा बनाने, मैंने कहा इनके जो फैसले थे 4 फैसले का जिक्र किया है, अगर ये 4 फैसले जब आप करेंगे इस तरह के फैसले करेंगे आप डालेंगे तो आपको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाएगी। उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, उसका वक्त साकिब साहब थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की इनको खड़े लगाने की, लेकिन ये बदकिस्मती से वो नहीं हो सका। फिर उनका एक केस जो है वो एफआईआर में भिजवा दिया। एफआईआर में इनकी बीवी जो है वो बेचारी वहां जाकर पेश होती रही है, खुद ही अपने केस में लड़े भी हैं, अपने केस जो है वो उसके करने के बाद। तो अच्छा, ये बात हमारे बहुत सारे लोग जो है वो शायद बात करते हैं तो उनको ये मालूम नहीं होता है कि पाकिस्तान के वाहिद जज है जिन्होंने खुद अपने असासे शो किए हुए थे। अच्छा। और उन्हीं असासों पे शो करने पे इन पे केस बन गया था। जबकि अभी आप अगर देख ले मज़ार नकवी, अभी तो शायद एक और ब्रेकिंग न्यूज भी दे सकते हैं इनको कि अभी जो है ये सितंबर की जब छुट्टियां खत्म, 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म होती हैं तो वापस जब आएंगे तो मेरा जाती ख्याल है कि मज़ार नकवी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसके खिलाफ जो 2 रेफरेंस पहले आए और खारिज एक उस पहले भी खत्म हो चुका था। और अभी जो है वो जस्टिस तारिक मसूद साहब के पास पड़ा हुआ है, ऑनरेबल जस्टिस तारिक मसूद साहब के पास पड़ा हुआ है। तो उनका कहना यह है कि छुट्टियों में काम नहीं करता हूँ, छुट्टियों के बाद देखेंगे। ठीक। तो अच्छा। जहां तक उनके अपने जजेस जो 2 ग्रुप बने हुए थे, उस ग्रुप में जो जजेस जो वहां पे एक मखसूस सोच के थे उनको तो बचाया जाता रहा, लेकिन जो जज जो है दूसरी साइड के थे जिसपे फायदा जो है सरफरेस थे उनको रगड़ा भी जाता रहा, उनके खिलाफ जो है रेफरेंस भी आए हैं। अभी भी आप याद रखें कि वो रेफरेंस जो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है, लेने के बावजूद जो है वो जनाब जस्टिस अता उमर बदियाल साहब ने उसके जो है वो अपने पास रखा हुआ है
और उसकी जजमेंट जो है वो अगले हफ्ते 10 दिन में कोई आ सकती है। आप अंदाजा नहीं कि वो क्या जजमेंट आएगी। ये अभी लटकती हुई तलवार है, क्योंकि 2-3 मिनट में बता दीजिएगा। जिस तरह आपने कहा कि इनकी अहलिया को भी कटहरे में लाया गया, वहां भी हमने देखा कि बाज दफा वो आपदीदा हो जाती थी। ये बताइएगा कि आया ये लेके आएंगे जब बदला लेंगे, क्योंकि बाज दफा इंसान के अंदर जाग जाता है। कल भी इन्होंने जिक्र किया था एक तकरीर में कुछ तकबर के बारे में। आया ये बदला लेंगे? आखिरी 2-3 मिनट है, क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो गया। मैंने इस सिलसिले में और भी बात देखिए, करेंगे मैं आपसे। जिस फायजा साहब को मैं जानता हूँ या जिसके बारे में सुना है, जो मेरी मालूमात है, मैंने कहा पहले अल्फाज में कह दिया कि ये कोशिश करेंगे किसी का जाती चापलूसी ना करें, किसी का अच्छा। डाउट बन के, जिस तरह हमारी अदालत सुप्रीम कोर्ट में बदकशी करती रही है। मैं अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह के मामला चलते रहे, इस तरह का कुछ नहीं होगा। आइन और कानून के अंदर रहेंगे, आइन और कानून के अंदर रह के काम करेंगे। और मेरा जाती ख्याल ये है कि उनको जितने आपने उन्होंने पहले फैसले दिए हुए हैं, उन फैसलों पे इम्प्लीमेंट, जो भी इनके पास 1.5 साल का अरसा है, उस पर लाजमी इम्प्लीमेंट करवा दें। वो बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, और यकीनन पाकिस्तान की दुखती हुई जो पाकिस्तान की पैनिक जो है, अवाम जो है, उसको वहां से रिलीफ मिल सकता है। और तीसरी बात ये है कि मेरा गालब गुमान ये है कि इनके दौर में जो पीछे हुए तबके, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि 100 वोटर एक्शन लेंगे या किसी को खड़ा करके वो बेइज्जती कर साकिब साहब की तरह उसकी क्लास देते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कानून आइन के अंदर रह के पाकिस्तान के पिछड़े हुए तबके, जिनको आप स्पेशली अकलीतें कहते हैं, उनके बारे में मुमकिन है कि उनको कोई बहुत बड़ा उनके लिए एक अच्छा पुरस्कून ये असर है। तो इंतकाम का मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये वही करेंगे जो कानून आइन कहेगा, और जो अपने फैसले किए वो फैसलों पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जाती तौर पर किसी का ऐसा नहीं लगता ये कि किसी की वो मुखालफत या किसी की हमायत में जाके कोई आइन और कानून से जो मावरा को काम करे। बहुत जबरदस्त आपने बात कह दी कि आपका ख्याल है कि ये जो वहाँ पाकिस्तान में बसती हुई अकलीतें हैं या मजलूम तबका है, उनकी भी नुमाइंदगी करेंगे, उनके भी हकूक दिलवाएंगे। जजेस का तो काम ही यही है, जिस तरह इन्होंने कहा है कि सामने चीज देख के उसके ऊपर फैसला करना, दीवार के पीछे नहीं झांकते, चादर और चार दीवारी के अंदर जाके नहीं झांकते, ना दिले के अंदर झांकते। वो सामने जो हकायक होते हैं, जजेस उसके ऊपर फैसला कर देते हैं। तो अल्लाह करे जिस तरह हमारे मुल्क का आइन कहता है कि इंसान के बुनियादी हकूक, हमारे ये जो नए सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के जो ये जज बनेंगे, तो उसमें जज से मतलब कि ये हेड करेंगे उसको। और अल्लाह करे कि हमारी उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं तो उसके ऊपर पूरा उतरें। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आपसे मजीद इस सिलसिले में बात करेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।